ठीक है, चलो हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दो। पेज नंबर 41 पे जो टॉपिक अपना बाकी था कल, वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और रॉन्ग सर्टिफिकेट्स के बारे में लास्ट में बात हो रही थी। तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो टाइम लिमिट तो हमने देख ली थी कि सर्टिफिकेट कब तक इशू करने। सिग्निफिकेंस वाला मैंने आपको बोला था कि आप लैंग्वेज रीड करना, उसमें आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। अब आगे के टॉपिक्स में डैमेजेस अगेंस्ट द कंपनी एंड डायरेक्टर्स, उसमें सिंपली यही बोला है कि अगर सर्टिफिकेट्स जो भी हैं शेयर सर्टिफिकेट्स वो फ्रॉड तरीके से और कोई फ्रॉड करने के इंटेंशन से अगर इशू किए जाते हैं और ये चीज बाद में प्रूव होती है, तो लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? कंपनी के डायरेक्टर्स पे, क्योंकि वो ऑफिस बेरर्स हैं, उनके कंट्रोल में ये सब चीजें होती है, सिग्नेचर्स भी उनके होते हैं, तो वो लायबल होंगे, ये बोला है। उसके साथ साथ स्प्लिट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी समझ लेते हैं स्प्लिट सर्टिफिकेट है क्या। ये पॉइंट तब एप्लीकेबल होगा जब आपने शेयर्स ज्वाइंट होल्डिंग में परचेज किए, तो आप और आपके साथ किसी और मेंबर ने मिलकर ज्वाइंटली शेयर परचेज किए। यूजुअली ये चीज फैमिली मेंबर्स में होती है कि हस्बैंड वाइफ ने मतलब जो शेयर्स ज्वाइंटली परचेज कर लिए, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप चाहो तो वो सर्टिफिकेट को स्प्लिट करवा सकते हो बाद में। अब 1000 शेयर्स साथ में खरीदे गए, तो 1000 शेयर्स के ओनर दोनों लोग हैं इक्वली, लेकिन वो एक ही सर्टिफिकेट है जिसपे दोनों का जॉइंट नेम लिखा है। अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए कि भाई 500 शेयर्स ईच, ऐसे 2 सर्टिफिकेट बन जाए दोनों इंडिविजुअल्स के नाम पे सेपरेट, तो ये भी आप कंपनी में बोल के करवा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, दोनों जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनके सिग्नेचर्स और कंसेंट जरूरी होगा, और उसके बेस पे कंपनी आपको ये चीज करके दे सकती है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब इसके साथ अगेन कुछ आंसर्स में रिपीटेशन भी आएगा। पर्पस एंड फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये सेम बात है जो अपने कल भी कर रहे थे कि शेयर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो तो फिजिकल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा। पर्पस क्या है उसका? एक एविडेंस, एक कंक्लूसिव एविडेंस कि भाई सर्टिफिकेट जिसके नाम पे है वो शेयर का मालिक है, इस चीज को वेरीफाई किया जा सकता है। तो उस सेंस में सर्टिफिकेट की जो इंपॉर्टेंस है बढ़ जाती है। इसमें वापस वो डिपॉजिटरी वाला पॉइंट भी आ गया कि अगर डीमैट सिक्योरिटीज हैं और सर्टिफिकेट नहीं है, तो डिपॉजिटरीज किसका नाम दे रही हैं, उनके रिकॉर्ड्स में सीडीएसएल एनएसडीएल में कौन ओनर दिख रहा है, उसको ही ओनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये इम्प्लाइड है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया, बोले वेदर शेयर सर्टिफिकेट इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन। ये एग्जाम में भी वो पूछ सकते हैं, बात सीधे से नहीं पूछनी है, घुमा फिरा के पूछनी है, तो ये टॉपिक का यूज कर सकते हैं कि बोले क्या शेयर सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है? पब्लिकेशन का मतलब ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसकी कॉपी ले सकता है, डिमांड कर सकता है। तो क्या एक शेयर सर्टिफिकेट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। तो किस बेस पे सोचा जाएगा यहाँ पे? सपोज आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करके देती है, या आप डीमैट सिक्योरिटीज के फॉर्म में परचेज करते हो, तो क्या ये डेटा पब्लिकली रिवील किया जा सकता है कि आपने वो शेयर खरीदे हैं कि नहीं खरीदे? अब किसी को जानना हो, उसने कंपनी में एप्लीकेशन कर दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन के रिकॉर्ड्स एक बार चेक करो ना, क्या ये आपकी कंपनी का शेयर होल्डर है, और अगर है तो इसके पास कितने शेयर है ये हमें जानना है। तो क्या कंपनी ये डेटा आपको प्रोवाइड करेगी? एमसीए की वेबसाइट पे, आरओसी की वेबसाइट पे जाके आप किसी का पर्सनल शेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो? ये अलाउड होना चाहिए? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर प्राइवेट ना। कंपनी अपने खुद के रिकॉर्ड्स, अपने अकाउंट्स, रेवेन्यू डेटा वो सब पब्लिकली डिस्क्लोज करती है, मेमोरेंडम आर्टिकल डिस्क्लोज करती है, वो अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टर्स की पर्सनल डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, ये बात ठीक भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई कर रहा है तो हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट्स पर्सनली हैंडल करता है। सबको ऐसे बोलता तो नहीं फिरेगा कि मैंने ये कंपनी में इतने इतने शेयर खरीद रखे हैं, तो वो जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी को ना बताना हो। तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से आप एक ओपन पब्लिकेशन की तरह ट्रीट कर नहीं सकते, और डिमांड भी नहीं कर सकते, वो प्रोवाइड करने के लिए लायबल नहीं होंगे। आए समझ में? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या शेयर सर्टिफिकेट एक ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट है या पब्लिकेशन के लिए अवेलेबल है, तो आंसर इज नो, इट इज अ प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट। जिसको इशू किया उसके और कंपनी के बीच की बात है, थर्ड पार्टी को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो फिर ये प्राइवेसी वाला पार्ट ही नहीं रहेगा ना। फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो कितने लोग होते हैं ना, उनको भी जानना होता है ना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पंचायत ही होती है ना। तो फिर वो रिलेटिव्स पीछे पड़ जाएंगे, बोले देखे उसे कितने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं। हर कंपनी में रैंडमली ना एप्लीकेशन कर करके आपका नाम दिए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कौन कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो सब चीजें पर्सनल होती है, पब्लिकेशन के तौर पर उसको नहीं ट्रीट कर सकते। बेसिक पॉइंट तो इतना ही है। अब वो आंसर आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। जो आंसर्स में एकदम लैंग्वेज सिंपल है, रिपीटेटिव है ना, वो मैं यहाँ वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। तो अपने एक बार उसको सिर्फ डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। उसी आंसर में आप नेक्स्ट पेज पे देखना, पेज 42 पे जो बोला है कि बोले शेयर सर्टिफिकेट जो है एक बार अगर वो इशू हो गया तो उसका क्या बाइंडिंग इफेक्ट होता है कंपनी के ऊपर आपकी तरफ। तो बोला एस्टोपेल एज टू टाइटल एंड एस्टोपेल एज टू पेमेंट। एस्टोपेल का मतलब है टू स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। तो अगर एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी आपके नाम पे ऑफर करती है तो इसका मतलब वो ये डिनाई नहीं कर सकती कि शेयर्स के ओनर आप नहीं हो। टाइटल तो आपका रहेगा ही, और वो सर्टिफिकेट ही तो प्रूफ है जो उन्होंने खुद इशू किया। तो एस्टोपेल मतलब वो डिनाई नहीं कर सकते कि शेयर के मालिक आप नहीं हो, क्योंकि सर्टिफिकेट पे खुद उन्होंने आपका नाम लिख के दिया। और दूसरा होता है एस्टोपेल एज टू पेमेंट। जब बात डिविडेंड पे करने की आएगी
तो सर्टिफिकेट अगर आपके नाम पे है तो यू हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड, अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है तो। दूसरा, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब सब शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है, इक्विटी वालों को, तो आपको भी मिलेगा। तो वहां पे पेमेंट के टाइम पे भी वो डिनाई नहीं कर सकते, और ओनरशिप और जो टाइटल है वो भी आपके नाम पे है, वो डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज सर्टिफिकेट इज द कंक्लूसिव प्रूफ। तो यही बातें वापस बोली, लेकिन इस एंगल से, डिविडेंड और टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नहीं। लास्ट में देख लो, पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन 57। पर्सोनेट करने का मतलब है किसी की आइडेंटिटी यूज करके, मतलब आप किसी और की आइडेंटिटी यूज करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपना रियल आइडेंटिटी, अपना नाम, डिटेल्स नहीं बता रहे हो, कोई और शेयर होल्डर का नाम और आईडी यूज करके आप वो बन के चले गए, पर्सोनेट कर लिया, तो ये तो इलीगल हो गया ना, ठीक है। तो ऐसा करना अलाउड नहीं है। पहले क्या होता था, जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वाला सिस्टम था, उसमें ना डिविडेंड के लिए वारंट्स या कूपन्स मिलते थे। आप कंपनी में जाओ, कूपन दो, डिविडेंड का पैसा लेके आ जाओ, या तो कैश में या फिर चेक से, वैसा कुछ। तो ये सब सिस्टम में ना ऐसे फ्रॉड्स होते थे, किसी के नाम से कोई चला गया, फेक डॉक्यूमेंट बना के उसके नाम का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, पैसे ले लिए, ये सब चीजें होती थी। आजकल अब ये चीजें इररिलेवेंट हो गई, बिकॉज सब कुछ जो है ऑनलाइन हो रहा है। आपने एक बार अपना केवाईसी कर लिया, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें बैंक डिटेल्स दे दी, फिर वो सारा डिविडेंड डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ही आता है। तो अब वो पर्सोनेट करना, किसी की आइडेंटिटी यूज करके फ्रॉड कर लेना, वो सब चीजें प्रैक्टिकली इररिलेवेंट हो गई। बट क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर सर्टिफिकेट्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं सेक्शंस में, तो उनको प्रोविजन रखना ही पड़ेगा, उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो 57 में इतनी स्टोरी, पर्सोनेट करना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। चलो, तो ये सब पॉइंट्स अपने कंप्लीट। अब इस चैप्टर में बीच में एक पॉइंट बाकी है, दैट इज ऑफर फॉर सेल। पेज नंबर 33 पे है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑफर फॉर सेल, OFS बोलते हैं शॉर्ट में। दो सेक्शन है यहाँ पे, 25 अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद 28 आएगा, उसमें भी वही बात होगी। तो पहले बेसिक 25 में क्या बोला है वो समझ लेते हैं। ये सेक्शन का दूसरा नाम है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इस नाम से भी फेमस है सेक्शन 25। ऑफर फॉर सेल तो अपनी जगह है, वो तो बोलते ही हैं, लेकिन साथ साथ में इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस भी बोलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी समझ लो, क्या इसका रीजन है। जो मैंने थियरी आगे समझाई है, वो थियरी का पीछे ना आपको नेक्स्ट पेज पे कोई फ्लो चार्ट जैसा बना के भी दिया हुआ है, तो लास्ट डे पे रिवीजन करना है तो वहां से भी आपका काम हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे ऐसा है, जो भी पर्टिकुलर कंपनी अपना IPO लाना चाहती है, अपने शेयर्स लॉन्च करना चाहती है, तो आपके पास ऑप्शन है एज अ कंपनी, या तो आप अपना IPO खुद ही मैनेज कर लो, खुद लोगों से एप्लीकेशन मंगवाओ, पैसे कलेक्ट करो। जो बिडिंग होती है ना, एक्चुअली IPO में तो ये होता है कि जितने एप्लीकेशंस आते हैं उसमें सबको शेयर मिलने वाला नहीं है। अब भाई जैसे जोमेटो कंपनी का अपने एग्जांपल ले रहे, रिसेंटली लास्ट ईयर उनका IPO आया था, 2021 में, यही जुलाई में आया था। तो IPO जब उन्होंने लॉन्च किया तो एक था कि भाई कंपनी खुद ही अपना IPO लॉन्च करे। अब उन्होंने टारगेट रखा था कि हमें इतने पैसे चाहिए, अमाउंट कुछ था 9375 करोड़ रुपीस, ऐसा अमाउंट था। 9000 करोड़ से ऊपर उनको रेज करना था लोगों से कि आप हमारे शेयर खरीदो और हमें पैसा दो, ताकि उस पैसे से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, वैसा। तो ये जो ऑफर वो कर रहे हैं, या तो खुद मैनेज करें या किसी इंटरमीडियरी या कोई कंपनी को हायर करें जो उनका पूरा IPO मैनेज करने के लिए रेडी हो। तो ये जो इंटरमीडियरीज होती है, इनको हम इशूइंग बैंक्स बोल सकते हैं या फाइनेंशियल कंपनीज बोल सकते हैं, जो ये सारा IPO लीगली हैंडल करते हैं। अब ये कैसे हैंडल होता है वो भी समझो। इसमें जोमेटो वाला क्या करेगा, वो जितने भी शेयर ऑफर कर रहा है वो सारे शेयर्स ये इशूइंग बैंक को ट्रांसफर कर देगा, या सिंपल इंटरमीडियरी को ट्रांसफर कर देगा, और उसको राइट दे देगा कि लो भाई मैंने आपको ये सारे शेयर दे दिए, अब पब्लिक ऑफर आप मैनेज करो, लोगों से एप्लीकेशंस आप मंगवाओ, और एप्लीकेशन जब ज्यादा आ जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब होता है, तो भाई जिसको अलॉट करना है जिसको नहीं करना है, वो सॉफ्टवेयर से रैंडमली ही अलॉटमेंट होता है। कोई उसमें ऐसा वो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि इसको अलॉट करेंगे इसको नहीं करेंगे। तो सॉफ्टवेयर से जो भी अलॉटमेंट करके फाइनल करना है कि किसको IPO मिलेगा किसको नहीं, वो सब आप करना। क्लियर। तो इन शॉर्ट टेक्निकल मैनेजमेंट हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने आपको शेयर दे दिए, आप पब्लिक को आगे शेयर बेचो, पैसा रेज करो, अपना कमीशन लो और बाकी का पेमेंट हमें दे दो। एकदम सिंपल सिस्टम। क्लियर। तो इसी चीज को हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑफर फॉर सेल या फिर डीम प्रोस्पेक्टस। अब ये वर्ड क्यों आया डीम प्रोस्पेक्टस वो भी समझो। देखो यहाँ पे आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कि जो शेयर पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं वो जोमेटो कंपनी खुद ऑफर कर रही है या इंटरमीडियरी ऑफर कर रहा है? इंटरमीडियरी। तो जोमेटो खुद तो ऑफर कर नहीं रही। अगर कंपनी खुद अपना शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही होती तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता उसको अपने बोलते प्रोस्पेक्टस, ये अपन स्टार्टिंग में बात कर भी रहे थे। लेकिन अगर इंटरमीडियरी ऑफर कर रहा है पब्लिक को कि भाई जोमेटो के शेयर मेरे से ले लो, तो वहां पे इंटरमीडियरी भी तो एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू कर रहा होगा कंपनी के बारे में बताने के लिए कि जोमेटो कंपनी है क्या, वो कितना पैसा मांग रहे हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, इतनी कितने साल पुरानी कंपनी है, लास्ट 5 साल का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो सब बताएंगे। तो यहाँ पे जो ऑफर डॉक्यूमेंट या जो प्रोस्पेक्टस जैसा डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है टू द पब्लिक, वो डायरेक्ट जोमेटो इशू नहीं कर रहा है। वो कौन इशू कर रहा है? इंटरमीडियरी इशू कर रहा है, जो बीच में
एजेंट का काम कर रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको नाम देंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि ये प्रोस्पेक्टस ही है, समझ आए। तो अगर जोमेटो कंपनी खुद आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो अलग बात है, लेकिन उसका एजेंट अगर आपको कोई प्रोस्पेक्टस बना के इशू कर रहा है तो उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। अच्छा, दोनों में डिटेल तो सेम ही होगी ना, कोई फर्क होगा डिटेल में? नहीं, लेकिन इशू करने वाली अथॉरिटी अलग है। अब देखो, जो इशूइंग बैंक, जो इंटरमीडियरी है, जैसे जोमेटो के केस में जेपी मॉर्गन कंपनी है जो ये सारा काम फाइनेंशियल बैंकिंग का और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम मर्चेंट बैंकर्स बोलते हैं। तो जेपी मॉर्गन कंपनी को हायर किया था जोमेटो ने कि हमारा आईपीओ आप मैनेज करना और ये सब टेक्निकलिटीज आप देख लेना। तो जो प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया वो जोमेटो ने नहीं किया, जेपी मॉर्गन ने किया। बट जेपी मॉर्गन को वो डिटेल दी किसने? जोमेटो ने खुद ही तो दी होगी। तो समझ में आ रहा है, तो डेटा सेम ही है लेकिन इशू करने वाली अथॉरिटी डिफरेंट है। तो जहां पे इंटरमीडियरीज ऑफर फॉर सेल का डॉक्यूमेंट लोगों को दे रहे हैं कि ये पढ़ लो और इसके बेस पे अप्लाई करो, तो दैट डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस के बराबर ही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन है क्योंकि इशू करने वाला पर्सन अलग है। ये बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? अब देख लो, वो जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसमें देखो कि कंडीशंस क्या है। जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा है, मैं रिलेट करा देता हूँ। वहां जो एबीसी लिमिटेड लिखा है मैंने फ्लो चार्ट में पेज नंबर 34 पे, वो एबीसी लिमिटेड अपने केस में जोमेटो है। अपन ने जोमेटो का एग्जांपल लिया ना, तो जोमेटो कंपनी जो है वो अपना आईपीओ निकाल रही है। उन्होंने क्या किया, जेपी मॉर्गन कंपनी को हायर किया, जो यहाँ पे XYZ लिमिटेड, इशूइंग हाउस, मर्चेंट बैंकर आपको दिख रहे हैं, और उनको सारे शेयर अग्रीमेंट के बेस पे अलॉट कर दिए कि लो भाई आप सारे शेयर ले लो, हमने अलॉटमेंट आपके नाम पे कर दिए। अब आप आगे ये शेयर लोगों के नाम पे अलॉट करना आईपीओ से पैसा रेज करके, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड या जेपी मॉर्गन क्या कर रही है, ऑफर फॉर सेल निकाल रही है और पब्लिक को ऑफर कर रही है कि लो भाई जोमेटो के शेयर हमसे खरीद लो, हमारे पास ही ये सारे और हम आपको अलॉट करने को रेडी है, अब एप्लीकेशन करो। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आए तो हम लॉट वाइज जो है रैंडमली अलॉट करेंगे, जिसका आईपीओ लग गया उसको अलॉटमेंट मिलेगा, जिसका नहीं लगा उसको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें होंगी। अब इसमें दो कंडीशंस रखी है, ये ऑफर फॉर सेल या सेक्शन 25 में जो डीम प्रोस्पेक्टस की पूरी स्टोरी है उसमें दो कंडीशंस हैं जो जेपी मॉर्गन को और जोमेटो को फुलफिल करनी है। वो कंडीशंस क्या है वो समझो। पहली चीज तो ये है कि जेपी मॉर्गन को जब जोमेटो ने शेयर्स अलॉट कर दिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर आगे पब्लिक को ऑफर करे, और उसकी एक डेडलाइन भी है कितने टाइम में उसको ऑफर निकाल देना पड़ेगा। तो बोला 6 मंथ्स। देखो जोमेटो ने शेयर जेपी मॉर्गन को क्यों दिए? पब्लिक को बेचने के लिए दिए ना, वो तो एजेंट है, वो खुद बायर थोड़ी ना है। तो आगे भी तो ऑफर करे वो, तो आगे वो ऑफर करे उसके लिए उसके ऊपर डेडलाइन लगा दी, एंड दैट डेडलाइन इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर जेपी मॉर्गन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो पब्लिक ऑफर लॉन्च कर दे, लोगों से एप्लीकेशंस मंगवा ले और उनको शेयर्स अलॉट कर दे। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जोमेटो वाला वेट कर रहा है कब मेरा आईपीओ आगे आप बेचोगे, कब पब्लिक से पैसा आएगा, कब मुझे पेमेंट मिलेगा। तो डेडलाइन रखना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है रिगार्डिंग मनी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है जोमेटो वाला जेपी मॉर्गन को बोले एक काम करो, मैं आपको शेयर्स अलॉट कर रहा हूँ, मुझे 9,000 करोड़ रुपए दे दो, फिर आप पब्लिक को बेच के पैसा वसूल करते रहना, मुझे तो पेमेंट दे दो। समझ आ रहा है? बोला ऐसा नहीं कर सकते। वो जो इंटरमीडियरी है, इशूइंग हाउस है, मर्चेंट बैंकर है, वो तो एजेंट है ना, उसके खुद के पास थोड़ी ना इतने पैसे हैं कि आपका पूरा आईपीओ वही खरीद लेगा। वो तो सिर्फ आपके बेस पे सेल कर रहा है, तो वो आपसे शेयर ले रहा है, पब्लिक को बेच रहा है, वहां से जब पैसा आएगा तभी वो आपको पैसा देगा। तो जोमेटो को ध्यान रखना है कि वो जेपी मॉर्गन से इमीडिएटली पेमेंट नहीं मांग सकते जब तक ये चीज आगे से उनको पैसा मिलता नहीं है। तो वो अपनी जेब से कोई इशूइंग बैंक या मर्चेंट बैंकर अपनी पॉकेट से पे नहीं करता है, पब्लिक से कलेक्ट करके ही पे करेगा। आया समझ में? तो ये दो कंडीशन जो मैंने लिखा है TNC 1 और 2, वो यही कंडीशन है, और ये फ्लो चार्ट के ऊपर ही लिखी है। जो A और B पॉइंट है ना, वो वही दो कंडीशन है, जस्ट उसके ऊपर ही मिले A और B पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन है कि ऑफर फॉर सेल का सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया सेक्शन 25। कोई क्वेरी इसमें कुछ नहीं समझ आया आपको? सिस्टम क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एजेंट के थ्रू शेयर बेचे जा रहे हैं, एजेंट को पहले हमने अग्रीमेंट के थ्रू शेयर अलॉट कर दिए, और अग्रीमेंट का मतलब कोई टेंशन ही नहीं, सब कुछ राइटिंग में लिखा हुआ है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब डिटेल है, तो कोई कंफ्यूजन अराइज होने वाला नहीं। लेकिन इससे जोमेटो के लिए मार्केट में पैसा रेज करना काफी ईजी हो जाएगा वैसा। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मैंने जेपी मॉर्गन बोला, बैंकिंग एंटिटीज भी ये फैसिलिटीज देती है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, ये सब लोग भी ये काम करते हैं। ये लीड मैनेजर्स या लीड बैंकर्स बोलते हैं, इनके थ्रू भी आप आईपीओ मैनेज कर सकते हो। तो कोई आईपीओ का अगर आप वो ड्राफ्ट पढ़ोगे या प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो उसमें इनके नाम लिखे होते हैं कि ये हमारे लीड बैंकर्स हैं, ये हमारे मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनके थ्रू हम पूरा आईपीओ मैनेज कर रहे हैं, मेंशन किया होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 25 की स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट है। अब वैसे ही आप सेक्शन 28 देख लो। अब ये थोड़ा कौन सी वाली, 6 मंथ्स वाली है मनी? सिंपल है ना, जब तक आगे से पैसा मिलेगा नहीं तब तक आपको पैसा मैं पे नहीं करूंगा। अब एजेंट अपनी पॉकेट से तो पे करने वाला है नहीं, आपका सामान बेच रहा हूँ ना, सामान बिकने दो, पेमेंट आने दो, पेमेंट आएगा तो फॉरवर्ड करूंगा, अपनी जेब से कुछ भी पेमेंट नहीं करूंगा।
और इवन आपको पे करते टाइम मेरा कमीशन भी माइनस करूंगा। सिंपल सिस्टम, जो प्रिंसिपल एजेंट वाला होता है वही। अब जो 28 वाला सेक्शन है इसके बाद, उसमें बोला है ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। अब जब बात जोमेटो की चल रही है तो मैं आपको वही एग्जांपल दे देता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से ये सेक्शन 28 का यूज किया। अब देखो, जोमेटो कंपनी जो है, जब वो स्टार्ट हुई अराउंड 2010-11 में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसका बिजनेस आइडिया क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, अपने यूज करते हैं तो नथिंग न्यू। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब कंपनी की कोई रेपुटेशन, कोई गुडविल, कोई ब्रांड वैल्यू ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने ना एक वेबसाइट स्टार्ट की थी। एक्चुअली जो उसके फाउंडर है वो खुद बैंगलोर में कंपनी में जॉब कर रहे थे, वो IIT से, तो वहाँ पे वो एक टेक कंपनी में जॉब कर रहे थे। और उनका एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम ये था कि भाई जब लंच टाइम होता था ना, तो लंच टाइम में वहाँ पे कैंटीन एरिया तो था, लेकिन वहाँ पे खुद इन हाउस कैंटीन नहीं थी। तो वहाँ का ना सारा स्टाफ उनको खाना मंगवाना पड़ता था कोई ना कोई रेस्टोरेंट से नियर बाई। अब पॉइंट ये है कि आधा एक घंटे का लंच टाइम है, उसके अंदर सब कैंटीन एरिया में जाते हैं, फिर फूड ऑर्डर करते हैं, फूड आता है, फिर खाना खाने बैठते हैं तो लेट हो जाता है। और वहाँ पे फिर उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि भाई जो भी रेस्टोरेंट्स थे ना नियर बाई, उसका मेन्यू नहीं होता टेक अवे मेन्यू, तो वो लाके ना ऑफिस पे उन्होंने कैंटीन में रख दिया था कि सब लोग आते थे, उसमें से पढ़ते थे, फोन करके खाना मंगा लेते थे। अब बोले इसमें भी भीड़ हो जाती थी क्योंकि इतना हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ, मेन्यू कार्ड के एक दो वो लीफलेट पड़े हुए हैं, तो उसमें भी लड़ाई हो रही है कि भाई पहले मुझे ऑर्डर करने दे, ये वो, तो केओस क्रिएट होता था। वहां से उनको आइडिया ये है कि क्यों ना हम इसका कोई सोल्यूशन ऐसा निकाले जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की, और फूडी बे या समथिंग कुछ नाम था, जोमेटो से पहले जो ओरिजिनल उसकी वेबसाइट थी। उस वेबसाइट पे उन्होंने ये सारे मेन्यू का फोटो डाल दिया कि अब बोले क्यों फिजिकल पेपर के लिए लड़ाई करनी है कि दो डॉक्यूमेंट है, 4 लीफलेट है, 5 पैम्फलेट है, आप वेबसाइट ओपन करके कभी भी देख लो और उसके बेस पे आपको जो फोन करके ऑर्डर करना है वो कर लो। तो बेसिक आइडिया वो नीड के बेसिस पे था। फिर उन्होंने उसका नाम थोड़ा सा इंप्रूव किया कि भाई इसको चेंज करते हैं, तो जोमेटो जो नाम है वो उन्होंने फ्रेम किया। अब एक कंपनी है इन्फो एज लिमिटेड करके, आप स्टॉक मार्केट में भी सर्च करोगे ऑनलाइन तो भी उसकी डिटेल मिल जाएगी, या आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा naukri.com, पता है, naukri.com, 99acres.com, policybazaar.com, ये सबकी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज इन्फो एज। तो इन्फो एज के जो फाउंडर है उन्होंने उनका बेसिक आइडिया वही है, वो ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता चला कि ये जोमेटो जैसी कोई वेबसाइट जो फूडी बे करके उन्होंने स्टार्ट की है, तो इसके फाउंडर को बुलाया, सामने से मीटिंग की और बोला कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो भाई इसको थोड़ा सा हमें और पॉलिश करके एक प्रॉपर ऐप में या वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहिए और मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तब के टाइम में उन्होंने इस कंपनी के लिए फंडिंग किया, अराउंड 50 या 51 करोड़ रुपीस ऐसा कुछ उन्होंने फंड किया, और वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जोमेटो कंपनी का है। उसमें से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और फिर आगे वो ब्रांड को डेवलप किया, क्योंकि इन्वेस्टर से फंडिंग मिलना बहुत नेसेसरी है स्टार्टअप के लिए। पैसा होगा तभी तो आप उसमें से कुछ बिजनेस बढ़ाओगे। तो दैट वाज द फर्स्ट फंडिंग। अब उसके बदले जोमेटो ने क्या, मतलब इन्फो एज ने क्या किया, जोमेटो में एक परसेंटेज स्टेक परचेस कर लिया, इक्विटी, जो अपने अभी शार्क टैंक में नहीं देख रहे थे सेम वैसा, कि भाई इतनी इक्विटी मुझे दे दो और इतना पैसा मेरे से ले लो। तो 51 करोड़ के सामने कुछ परसेंटेज इक्विटी इन्फो एज ने ओन कर ली कि अब जोमेटो में मैं भी एक पार्टनर हूँ या ओनर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। वैसे करके उन्होंने कंपनी को ग्रो किया। अब जब आप देख रहे हो कि 2021 में इतने साल के बाद जोमेटो अपना IPO लॉन्च कर रहा है, तो जोमेटो में IPO जो लॉन्च हो रहा है, उस IPO में जितना वो पैसा मांग रहे हैं, जो अमाउंट मैंने आपको बोला वो देख लो। जैसे अमाउंट, जो एग्जैक्ट अमाउंट है दैट इज 9375 करोड़। तो इस अमाउंट में एडिशनल पैसा मांगा जा रहा है, मतलब पब्लिक को भी बोला जा रहा है कि आप लोग भी इन्वेस्टर बन जाओ, आप भी हमें पैसा दे दो, जैसे इन्फो एज ने दिया ना, वैसे आप भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टर बन जाओ। तो कितना पैसा वो फ्रेश इशू के नाम पे मंगवा रहे थे इसमें, दैट वाज 9000 करोड़। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू का मतलब पता है क्या है, कि कंपनी की कैपिटल इतने अमाउंट से बढ़ने वाली है। आप सब लोग जो पैसा दोगे वो ये 9000 करोड़ बनेगा, इतना हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और ये पैसा हम यूज करेंगे कंपनी के फ्यूचर बिजनेस के लिए। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें इन्फो एज की बात कर रहा हूँ, इन्फो एज ने ऐसा बोला कि भाई मेरे पास कंपनी के जितने भी शेयर है, कुछ 15-16% या 20% शेयर थे उनके पास, तो बोला उसमें से हम एक हमारा हिस्सा भी पब्लिक को ऑफर करने के लिए रेडी है। थोड़ा स्टेक मुझे कंपनी में कम करना है। कम करने का इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, कम करने का इंटेंशन ये है कि जो मैंने इतने साल इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट को मुझे थोड़ा सा एनकैश करना है। वो जो 50 करोड़ लगाए थे वो निकालने भी तो हैं। तो इन्फो एज ने बोला कि 375 करोड़ के जो शेयर है वो मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ पब्लिक को। समझ आ गया? तो ये 9000 करोड़ जो है ना, ये फ्रेश इशू है, लेकिन ये जो 375 करोड़ है वो क्या है, वो इन्फो एज का एग्जिस्टिंग शेयर है। मतलब पता है, ये कंपनी में नया पैसा ऐड नहीं होने वाला, मालिक बदलने वाला है। 375 करोड़ के शेयर ऑलरेडी इन्फो एज के पास जोमेटो में थे, उसने वो शेयर आपको बेच दिए, आपने खरीद लिए, और 375 करोड़ जोमेटो को दे दिए। जोमेटो को इस अमाउंट से कैपिटल में कोई फर्क पड़ा, कुछ प्लस माइनस हुआ नहीं, ओनर ही तो बदला। तो इसको अपने बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या एग्जिस्टिंग मेंबर्स। जो ऑलरेडी कंपनी का मेंबर है वो अपना थोड़ा सा स्टेक सेल करके कुछ पैसे एनकैश कर रहा है। आया समझ में? अब
जब ये आईपीओ आया जोमेटो की, उसके बाद जो वैल्यूएशन निकली वो वैल्यूएशन इतनी भारी थी, मतलब ओवर वैल्यूड थी। और आज जोमेटो की स्टॉक मार्केट में जो कंडीशन है उससे समझ में आ ही रहा है कि वो ओवर वैल्यूड थी। कंडीशन ये है कि आईपीओ इन्होंने लॉन्च किया था तो एक शेयर का प्राइस रखा था 72 से 76 रुपीज। जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो जोमेटो का शेयर अराउंड कुछ 91 रुपीज पे लिस्ट हुआ। भाई एक शेयर की वैल्यू 91 रुपीज है। ये बढ़ते बढ़ते अभी जब मार्केट पीक पे था 140 150 तक गया। तो जिसको 90 में लगा था 150 हो गया, वो खुश हो रहा है, बोले मेरा इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न। कितने लोग बेच के निकल गए। लेकिन अभी जब थोड़ी रिसेशन वाली कंडीशन आई, मार्केट खराब हुआ ये वॉर के बाद, तो वो सिचुएशन में ना ये ओवर वैल्यूड शेयर्स लोगों ने बेचना चालू कर दिए, क्योंकि कंपनी तो लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग कंपनी की इतनी वैल्यू कैसे बढ़ती जा रही है। तो अब ये जो वैल्यू डाउन आई है, आज की डेट में शेयर इतने का है। हाँ अभी देख लो, ऑनलाइन चेक कर लो, 53 रुपीज का शेयर है। तो जिसने 72 76 में अलॉटमेंट लिया था वो अब उससे भी नीचे चल रहा है। तो ये जो हाइप क्रिएटेड ओवर वैल्यू टेक कंपनीज हैं, फूड टेक कंपनी है जो भी आप बोलो, तो इनकी ये अभी करंट सिचुएशन है। जो ओवर वैल्यूएशन 2021 में स्टॉक मार्केट में सब लोग कूद रहे थे, वैल्यू इतनी बढ़ा दी थी, अब वो रियल वैल्यू पे आ गई है। आ रहा है समझ में। तो ये सब चीजें हो रही है। अब इसमें जो इन्फो एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्फो एज कंपनी ने यहाँ पे इतने साल में क्या बेनिफिट कमाया जोमेटो में, वो भी आप देख लो। जो उन्होंने शेयर खरीदा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको नहीं बोला 51 करोड़ पे करके, उसके बदले कुछ परसेंटेज हिस्सा उनको कंपनी में मिला। जब कंपनी लिस्ट हुई इस दिन पे जो वैल्यूएशन आई कंपनी की, वो कुछ 50,000 to 60,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन आई थी। कि आज की डेट में जोमेटो की जो वैल्यू है वो 60,000 करोड़ रुपीस के अराउंड है। उसमें इन्फो एज का ये जो परसेंटेज था उसकी जब वैल्यूएशन की कि ये अमाउंट कितना बन गया, तो वो अमाउंट कुछ आया था 16,500 करोड़ के आसपास। वो जो 50 करोड़ लगाए थे ना स्टार्टिंग में, वो 10 साल में कितने हो गए, 16,500 करोड़ इस वैल्यूएशन पे। समझ में आ रहा है। आज ये वैल्यूएशन आधी हो गई तो ऑब्वियसली उनका शेयर भी आधा हो ही गया होगा ऑब्वियसली, बट फिर भी काफी है ना। 50 करोड़ का 16,000 करोड़ हो गया, और कुछ चाहिए लाइफ में। 7 जन्म का काम हो गया ना, अब कमाना है क्या। तो वही तो होता है, स्टार्टअप में रिस्क लिया ना 50 करोड़ लगा के, वो विजन था ना, तो उस कंपनी को वहां तक पहुंचाया गया, इतना बड़ा आईपीओ निकला, इतनी वैल्यूएशन आई, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ी। तो स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका विजन होना चाहिए कि फ्यूचर में पैसा कमा के देगा या नहीं देगा। तो उसमें से इन्होंने क्या किया, इतने रुपए के अपने शेयर, एक छोटा सा स्टेक बेचा एज ऑफर फॉर सेल, और इतना पैसा उन्होंने इनकैश कर लिया। आया समझ में। तो आप देखना कोई भी आईपीओ जो लॉन्च होता है, आप उसकी डिटेल चेक करोगे तो बताते हैं कि हमारा टोटल जो पैसा रेज करने का टारगेट है वो ये है। उसमें बाइफर्केशन होता ही है कि फ्रेश इशू कितना है और ओएफएस कितना है। फ्रेश इशू वो है जो कैपिटल में ऐड होने वाला है, और ओएफएस वो है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। और ये रेशियो देखना बहुत जरूरी है। अगर ये रेशियो उल्टा होता ना तो बहुत बड़ा रिस्क था। इन शॉर्ट, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको खुद को ही कंपनी में अपना शेयर होल्ड नहीं करना है, वो बेचने की बात कर रहे हैं। सपोज इसमें से 9,000 करोड़ ओएफएस होता, वो क्या शो कर रहा है, प्रमोटर को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं कि बिजनेस आगे चलेगा, वो अपना पैसा एनकैश करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आप जैसों को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है पेटीएम। पेटीएम में एक ही बंदे ने कमाया, उसके फाउंडर ने, बाकी सबने डुबाया। 2100 रुपए का शेयर लॉन्च किया, 700 रुपए पे अभी चल रहा है। समझ आया। तो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होंगे ना, तो आज वो 30,000 है। तो जो आईपीओ में लॉटरी टिकट लोग खरीद रहे थे ना कि 1 का 2 हो जाएगा, वो 1 का आधे से भी कम हो गया। तो ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं, और पेटीएम ने तो पूरा मार्केट हिला दिया कि 2100 रुपए का शेयर, वो आईपीओ को जो लॉटरी टिकट लोगों ने समझ लिया था ना गैम्बलिंग के लिए, एकदम से उनको ना रियलिटी समझ में आ गई कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद वो जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ाया अपने एलआईसी ने। एलआईसी की भी यही हालत है, जोमेटो की भी। 2021 में जितने आईपीओ निकले हैं 80% अभी ये कंडीशन में। तो ओवर हाइप था सारा मार्केट, अब रियलिटी पे आ गए। ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही तो किस बात का इतना पैसा। समझ में आया। ये तब नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब लोगों को भी रियलिटी पता चल गई। ऐसा तो ये सब कंपनीज में कितनी बार क्या होता है कि ओएफएस में ना जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर नहीं है वो अपना पैसा जो है कमा के निकल जाता है। और डूबता कौन है उसमें, रिटेल इन्वेस्टर, जिनको ये लगा था कि आज 700 में खरीदूंगा कल 1500 में बेच दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आज 700 में खरीदा, कल 300 में होल्ड करके बैठूंगा, फिर सोचूंगा बेचूं या ना बेचूं। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो दोनों तरफ जा सकता है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं रहेगा। ये बोलो, कोई डाउट इसमें? क्लियर। तो सेक्शन 28 है ना, इसकी बात कर रहा है। अब जेपी मॉर्गन की स्टोरी भी देख लेते हैं इसमें। ये सारा आईपीओ जेपी मॉर्गन ने जो है ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया। तो उन लोगों की भी कहीं ना कहीं कुछ कमीशन बीच में रही होगी। वो कमीशन का अमाउंट कितना था पता है? 229 करोड़। ये कमीशन अर्न किया जेपी मॉर्गन ने। बोले इतना पैसा, रेशियो में देखा जाएगा ना, जितने का आईपीओ उन्होंने मैनेज किया उसके सामने कुछ परसेंटेज में ही चार्ज किया होगा। तो इतनी फीस जो है जेपी मॉर्गन ने चार्ज की पूरा आईपीओ मैनेज करने की। तो सबसे अच्छा बिजनेस तो यही है। ये सब चक्कर में पड़ो, इससे अच्छा ये काम करो। तो इसमें आपको ये भी अमाउंट छोटा थोड़ी ना है, भले 1-2%, आधा % जो भी होगा,
लेकिन मोर देन इनफ है इतना, एक जन्म तो इसमें भी निकल ही जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये सारा रियल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जोमेटो का, गूगल पे सारी डिटेल अवेलेबल है और उसके साथ अपना सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो 28 में ये स्टोरी थी और 25 जो मैंने आपको बोला वो जनरली समझा रहा था कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो जो कंपनी मैनेज कर रही है वो जो डॉक्यूमेंट दे रही है उसको हम डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस ना बोल के डीम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, इतने। तो 25 और 28 रिलेटेड भी है लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस भी। अब आप दोनों की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया। क्लियर? तो आपको इसमें से कुछ नोट करना और नंबर जिसमें लिख के रखने हो तो आप लिख के रख सकते हो, नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो भी ध्यान रहेगा। और भी कोई कंपनी की आपको ऐसी डिटेल ढूंढनी हो जिसका आपने आईपीओ लास्ट ईयर देखा हो या पैसे वैसे लगाए हो तो आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये बाइफरकेशन मिलेगा। LIC में देख लो, पेटीएम में देख लो। पेटीएम का आईपीओ तो इससे डबल था, अराउंड कुछ 18,000 करोड़। हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था तब, बिफोर LIC। तो 18,000 करोड़ में आप देखना कि OFS कितना था, फ्रेश इशू कितना था, प्रमोटर्स ने अपना खुद का स्टेक कितना लोगों को ऑफर किया, वो आप एक बार इसमें देखना तो पता चलेगा। तो प्रमोटर ने पैसे कमाए वहाँ पे, पब्लिक का तो नुकसान ही। पहले दिन 27% माइनस, जिस दिन लिस्टिंग होता है ना, जैसे 72 में खरीदा तो पहले दिन सोच रहे थे ना लिस्टिंग गेन होता है कि चलो इस दिन 91 में खुला तो अपने इतना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, उसमें उल्टा हुआ। 2100 रुपये में शेयर ऑफर किया था और जिस दिन ओपन हुआ ना पहले ही 27% डाउन फर्स्ट डे। सेकेंड डे सोचा चलो बढ़ेगा तो बेच देंगे और 9% डाउन, तो इस प्राइस से 36% डाउन, फिर 60% तक डाउन चला गया। बॉटम लाइन जब उसमें गया 2100 से तो अराउंड कुछ 530 रुपीज तक चला गया था ये, और अभी थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर आया है 700 पे। अब सोचो जो इस पॉइंट पे लेके बैठा होगा ये शेयर, उसकी क्या हालत हो रही होगी। 100 का 25 रुपये हो गया, अब क्या करूं, अब बेचने का मन भी नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है? तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। वैल्यूएशन ही नहीं ना, पेटीएम ने आज तक 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं कमाया। पेटीएम बोल रहा है 2025 तक हम प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले, तो किस बात का इतना पैसा? एक शेयर का 2100 रुपये मांग रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन आपने कैसे निकाली? अब इस वैल्यूएशन पे ना सेबी ने अप्रूवल भी दे दिया, सबने अपने हाथ साफ कर लिए। फिर जब ये हुआ ना तो बहुत मार्केट में हल्ला मचा कि यार सेबी क्या कर रही है, मतलब वैल्यूएशन जब DRHP फाइल किया होगा तो बोला होगा ना कि इतने पे बेचने वाले हैं, तो अकाउंट्स देख के पता नहीं चला कि बहुत गलत वैल्यूएशन है। फिर सेबी ने बोले ऐसी वैल्यूएशन कैसे निकाली, पेटीएम पे इंक्वायरी करो। परमिशन खुद ही दी, फिर बोले हमारा भी नाम खराब। अब देखो टाइमिंग कितनी खराब है, क्योंकि पेटीएम के बाद सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था LIC का। तो LIC का मार्केट में ऐसा बज़ चल रहा था कि यार LIC का आईपीओ आएगा, ये वो करके पेटीएम ने ऐसा इन्वेस्टर्स को डरा दिया कि सरकार को LIC का आईपीओ थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ा कि पहले ये मैटर खत्म होने दो, थोड़ा माहौल ठीक होने दो, 1-2 आईपीओ अच्छे आने दो, फिर हम आएंगे। फिर भी फायदा नहीं हुआ। जब LIC का आईपीओ आया तो वो भी वही स्टोरी कंटिन्यू हुई जो पेटीएम में हो रही थी। तो आईपीओ का जो गेम है वो खत्म हो गया, कोविड में लोगों ने खेल लिया। अब वापस जो सिचुएशन है वो रूटीन में आ चुकी है। सही कंपनी वैल्यूएशन की होगी, सही प्रॉफिट और बिजनेस होगा तो ही उसके वैल्यूएशन का आपको फायदा मिलेगा और आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। नेक्स्ट अभी नाम आ रहा है इस मतलब लिस्ट में बाइजूस का। अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, बाइजूस वाले ने बहुत मार्केटिंग की ऑनलाइन, ये वो रिवॉल्यूशन ये वो। अब ऐसा है बाइजूस वाला सिटीओ में सेंटर खोल रहा है हर जगह, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। तो फिर हम क्या बुरे थे जो ऑफलाइन, अब ऑफलाइन चला रहे थे तो बोले नहीं ऑनलाइन पढ़ो, रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ये कर देंगे, डिजिटल मीडिया ये वो। भाई अच्छी बात है, तो रिवॉल्यूशन ला ही रहे हो तो फिर ऑफलाइन आना ही क्यों पड़ रहा है? अब वापस आप ऑफलाइन सेंटर ही खोल रहे हो, इसका मतलब आपने अग्री कर लिया ना कि हमसे कुछ हो नहीं रहा है, और जो हमने बोला वो खाली ब्रांड क्रिएट करने के लिए था। कितनी वैल्यूएशन है बाइजूस की? $22 बिलियन। ये वैल्यूएशन पे उन्होंने पैसा रेज किया इन्वेस्टर से, लेकिन अब ये हो रहा है कि उनके पास प्रॉफिट जनरेट करने का कोई जरिया ही नहीं है। देखो गेम क्या है ना, इन्वेस्टर से पैसा उठा लो, सिलिकॉन वैली, US, ये सब जगह से पैसा आप रेज कर लो, मिडिल ईस्ट से पैसा रेज कर लो, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, टीवी पे अच्छी अच्छी ऐड बना दो, और फिर स्टूडेंट्स को ना कस्टमर समझ के उनके पीछे पड़ जाओ। फोन कर करके दिमाग खा जाते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड बेचना और बाइजूस का कोर्स बेचना एक बराबर है। सच में उसके एजेंट ये कर रहे हैं, उनको टारगेट दिया जाता है, इतने इतने स्टूडेंट्स को लेके आओ, एडमिशन एनरोल कराओ, ये आपका कमीशन, वो कमीशन। एजुकेशन तो कहाँ साइड पे रह गया पता ही नहीं चल रहा है। और वैल्यूएशन बढ़ा के अब प्रमोटर ने क्या किया, $22 बिलियन की वैल्यूएशन बना दी कंपनी की और पैसा रेज कर लिया। अब कल को आईपीओ निकाल के यही करेगा, अपना स्टेक बेच के 15-20 हजार करोड़ रुपए कमा लेगा। अब बाकी जो इन्वेस्टर होंगे वो बर्बाद, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं कंपनी में, और प्रॉफिट का कोई विजन ही नजर नहीं आ रहा। इसलिए अब बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन वालों को परेशान करने के लिए हम ऑफलाइन कोचिंग खोलेंगे। तो मतलब आपका ऑनलाइन का आइडिया तो फ्लॉप ही हो गया देखा जाए तो ये एक अगला डिजास्टर है जो इस लिस्ट में आ रहा है, जो बाइजूस का ब्रांड है। अगर ये आईपीओ लेके आए और उसमें आपने इन्वेस्ट किया तो इससे भी बुरी हालत होने के पूरे चांस है, क्योंकि ऑन पेपर 1 रुपया नहीं कमाया आज तक कंपनी ने, सिर्फ खर्चा किए जा रहे हैं। कैश बर्निंग मॉडल बोलते हैं, इन्वेस्टर के पैसों को आग लगाओ। और सच में कैश बर्निंग वर्ड यूज होता है कि कैश आ रहा है। जोमेटो ने क्या किया, कैश बर्निंग ही किया ना। पहले नहीं था 60% डिस्काउंट, मतलब
100 रुपए की आइटम 20 रुपए में आ रही थी घर पे, और घर पे देके जा रहा था। अगर स्टार्टिंग में आपने जोमेटो यूज किया हो तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब 10-10 रुपए में खाना घर पे मंगवाया हुआ है, 10 रुपए में। तो वो लोग इतना आपको कूपन कोड डिस्काउंट दे रहे हैं, डिलीवरी भी फ्री है। जो चीज आप रेस्टोरेंट में जाके 150 रुपए में खा रहे हो वो घर पे 20 रुपए में आ रही है। तो कैसे किसी ने कुछ कमाया होगा उसमें, आप ही सोचो। तो वो इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न करके आपको आदत डाल रहे थे कि भाई ऑनलाइन फूड ऑर्डर करो। अब आप ऑर्डर कर रहे हो, वो डिलीवरी चार्ज कितना लेते हैं पता? अब 150 रुपए का खाना मंगाओ, उसके ऊपर एमआरपी 200 है। 200 भी नहीं, कल ही मैंने देखा एक वो पेस्ट्री का कोई केक शॉप थी, वो केक शॉप वाले ना पेस्ट्री का प्राइस और वो सब डाल रखा था। नॉर्मली आप ये पेस्ट्री खाओगे कितने की आती होगी? 70-80, और थोड़ा अच्छा ब्रांड होगा 100-120। आजकल ये रेट है। 100-120 रुपए की एक पेस्ट्री होगी, उसने डाल रखी थी 380 रुपीज की 2 पेस्ट्री, तो कितना हो गया? 190। फिर उस पर बोले 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहाँ हुआ है? तो एमआरपी पे ले आया ना। दुकान पे जाके लेते तो इतने की पड़ती। तो फिर भी आप सोचोगे चलो सेम डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी पे बेच रहा है, लेकिन घर पे तो आ रही है। फिर लगा रहा है डिलीवरी चार्ज 60 रुपीज। अभी तो बारिश में सर्ज चार्जेस, बारिश में ना एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, क्योंकि भाई डिमांड, पीक डिमांड है, हाई डिमांड है, बारिश है, ये है वो है, उसका अलग चार्ज। मतलब आप 150 रुपए की चीज मंगा रहे हो, उसको पहले 250 की दिखाता है, फिर उस पर 40% डिस्काउंट देकर उसको 160 पे लाता है, फिर 160 पे ना 60 रुपीज डिलीवरी लगाता है। तो जो चीज वहां पे शॉप में जाके आप 140 रुपए में खा के आ सकते हो, उसके आपको घर पे मंगाने के 220 रुपए लग रहे हैं, और आपको लग रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो पूरी स्कीम ही जो है ना, वो भी अब क्वेश्चनेबल हो गई। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने सोशल मीडिया में शेयर किया था कि बोले मैं रेस्टोरेंट में जाके ये चीज लेके आया तो इतने रुपए की पड़ी, और जोमेटो से मैंने घर पे 50% डिस्काउंट के बाद मंगवाया तो इतने की पड़ी, और महंगा पड़ रहा था उसको। 500 की चीज 680 की हो गई घर पे आते आते, वो भी आफ्टर डिस्काउंट। तो उन्होंने बताया कि ये जो आपका बिजनेस मॉडल है उसमें कितना बड़ा फॉल्ट है वो आपको खुद ही दिख रहा है यहाँ से। तो ये चीजें जो है वो कैसी दिख रही है और कैसी है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब पता है मजबूरी में आ गए, 2-3 साल 5 साल कैश बर्निंग कर लिया। अब कैसा है कि बिजनेस में प्रॉफिट लाने के लिए कस्टमर को लूटना ही पड़ेगा, उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो सारे इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे? ये भी तो भाग जाएंगे फिर। तो कंपनी एक तरीके से शटडाउन की तरफ चली जाएगी। इसलिए अब उनको कमाना शुरू करना ही पड़ेगा एक पॉइंट पे, ये फिक्स है। क्लियर हुआ? तो ये पूरी अपनी स्कीम थी, आईपीओ, ऑफर फॉर सेल। कुछ क्वेरी इसमें कुछ नहीं समझ आया? कंप्लीट। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर 2B जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप वो आगे प्रोस्पेक्टस और वो सब की लैंग्वेज पढ़ सकते हो, जो भी डाउट्स है वो लेके आओ, बाकी की चीज़ें कंप्लीट।